हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम डिस्कस कर रहे थे मॉडर्न हिस्ट्री, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा था इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो इंडियन नेशनल मूवमेंट में लास्ट हमने खिलाफत मूवमेंट करा था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट करा था। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हमने बाद में विथड्रॉ कर लिया था। क्यों किया था? ड्यू टू चौरी चौरा इंसिडेंट्स। तो उसके आगे की स्टोरी आज हम कंटिन्यू करेंगे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं द सवराजिस्ट। अब अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर जो मेजरली पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हुई थी वो हुई थी 1922 से लेकर 1928 के बीच में, राइट। तो अब यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे हमने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में पढ़ा। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में क्या हो रहा था? बॉयकॉट कर रहे थे हमारे जो इंडियंस थे ब्रिटिश गुड्स का। तो अब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हमें बाद में जाकर विथड्रॉ करनी पड़ी थी 1922 के अंदर। क्यों? क्योंकि चौरी चौरा इंसिडेंट्स हो गया था। वो पुलिस स्टेशन को जो आग लगा दी गई थी यूपी के अंदर, चौरी चौरा एक जगह का नाम है वहां पे। तो जिसकी वजह से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो था वो हमें विथड्रॉ करना पड़ा। गांधी जी ने उसको विथड्रॉ करवा दिया। लेकिन अब यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट विथड्रॉ होता है तो यहाँ पे जो लीडर्स होते हैं, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के ही जो लीडर्स होते हैं, उनके बीच में यहाँ पे डिफरेंसेस आने शुरू हो जाते हैं। अब लीडर्स के बीच में डिफरेंसेस आते हैं, किस बेसिस पे डिफरेंसेस आते हैं? क्योंकि यहाँ पे दो स्कूल ऑफ थॉट्स आ जाते हैं। कौन कौन से? अब जो पहला स्कूल ऑफ थॉट था उसको हेड कर रहे थे सीआर दास और मोतीलाल नेहरू जी। अब ये क्या बोल रहे थे सीआर दास और मोतीलाल नेहरू जी? इनका मानना था कि हमें जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को जो हम बॉयकॉट कर रहे हैं, हमें उस बॉयकॉट को खत्म करना चाहिए। हमें काउंसिल की एंट्री लेनी चाहिए, लेजिस्लेटिव काउंसिल में हमें एंटर होना चाहिए और काउंसिल में बैठकर हमें उनकी जो वर्किंग है उसको हमें रोकना है। जो ब्रिटिशर्स की वीकनेसेस है उनको हमें देखना है, उनको हमें एक्सपोज करना है। तो ये तभी पॉसिबल हो सकता है अगर हम काउंसिल में एंट्री करेंगे। काउंसिल में एंट्री करेंगे, वहां पे जाकर बैठेंगे तो उनकी वर्किंग को भी थोड़ा बहुत हम रोक पाएंगे और साथ ही साथ हमें ब्रिटिशर्स की वीकनेसेस का भी पता चल पाएगा। तो हमें अब जो पॉलिटिकल स्ट्रगल करना है वो हमें काउंसिल एंट्री से ही शुरू करना होगा। ये थिंकिंग किसकी थी? सीआर दास और मोतीलाल नेहरू जी की। और ये वाला जो पूरा का पूरा नेशनलिस्ट का ग्रुप था, इनको नाम दिया गया प्रो चेंजर्स का। क्या नाम दिया गया इनको? प्रो चेंजर्स का। और दूसरा जो स्कूल ऑफ थॉट था वो क्या कहता है? उनका मानना है कि हमें जैसे पहले सिस्टम चल रहा है, हम बॉयकॉट कर रहे हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल की एंट्री को, तो हमें उस बॉयकॉट को वैसे ही कंटिन्यू करना है, हमें पीसफुल प्रोटेस्ट करना है। अब इसके लीडर्स कौन थे? इसके लीडर थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर अंसारी, बाबू राजेंद्र प्रसाद और कुछ वो लोग जो काउंसिल एंट्री को अपोज कर रहे थे। वो सारे लोग जो थे वो इनके फेवर में बात कर रहे थे। तो अब इनको क्या नाम दिया गया? जो काउंसिल एंट्री को अपोज कर रहे हैं इनको नाम दिया गया नो चेंजर्स। क्योंकि पहले जो मूवमेंट चल रहा था ना, अब उसमें बात क्या हो रही थी? उसमें ये बॉयकॉट कर रहे थे काउंसिल एंट्री का। तो ये लोग क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं कि जैसे सिस्टम चल रहा है, जैसे हमारा मूवमेंट चल रहा था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, हमें उसी हिसाब से काम करना है, राइट। तो इसीलिए इनको नो चेंजर्स का नाम दिया गया। और जो चाहते थे कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में चेंजेस होनी चाहिए, हमें काउंसिल एंट्री करनी है, तो उनको नाम दिया गया प्रो चेंजर्स का, राइट। अब उसके बाद दिसंबर 1922 के अंदर कांग्रेस खिलाफत स्वराज्य पार्टी की शुरुआत होती है। कांग्रेस खिलाफत स्वराज्य पार्टी की शुरुआत किसने करी थी? सीआर दास एंड मोतीलाल नेहरू जी। ये दोनों मिलकर कांग्रेस खिलाफत स्वराज्य पार्टी की ये क्या करते हैं? शुरुआत करते हैं। और इसके प्रेसिडेंट बने सीआर दास और सेक्रेटरी बने थे मोतीलाल नेहरू जी। अब ये जो इन्होंने पार्टी बनाई थी, कांग्रेस खिलाफत स्वराज्य पार्टी जो बनाई थी, ये कहाँ काम करती थी? ये विद इन द कांग्रेस ही काम कर रही थी, ये वाली जो पार्टी इन्होंने बनाई थी, राइट। 1922 के बाद 1923 के अंदर होती है
इलेक्शंस 1923, ये 22 के अंदर पार्टी बनी थी। उसके बाद 1923 के अंदर इलेक्शंस होती है और ये जो इलेक्शंस होती है इसमें जो स्वराजिस्ट लीडर्स होते हैं वो जीतते हैं 42 सीट्स। कितनी सीट्स इनको मिलती है? 42 सीट्स मिलती है आउट ऑफ 101 सीट्स। अब यहाँ पे ये प्रॉपर मेजोरिटी में नहीं आते, ऑल्दो 42 सीट्स इनको मिल गई है, जीत चुके हैं, लेकिन सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में इनको मेजोरिटी नहीं मिलती, जिसकी वजह से ये क्या करते हैं, जो बाकी के इंडियन ग्रुप्स होते हैं उनके साथ ये कॉपरेशन करते हैं। अब बाकी के इंडियन ग्रुप्स के साथ मिलकर इनको प्रॉपर मेजोरिटी मिल जाती है, सेंट्रल असेंबली में भी मेजोरिटी मिल जाती है और जो प्रोविंशियल काउंसिल्स थी वहां पे भी ये मेजोरिटी में बाद में आ जाते हैं, राइट। अब उसके बाद क्या होता है, अब इलेक्शंस हो गई, उसके काउंसिल एंट्री भी इन्होंने कर ली, लेकिन उसके बाद जो स्वराजिस्ट थे वो खुद ही स्प्लिट हो जाते हैं। किस बेसिस पे स्प्लिट होते हैं? कम्युनलिज्म के बेसिस पे। अब रिलीजन जो है बहुत बड़ा मुद्दा है इंडिया का, तो उसी के बेसिस पे ये फिर से स्प्लिट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनको लगता है कि जो गवर्नमेंट है वो हिंदूज के इंटरेस्ट को ज्यादा सेफगार्ड कर रही है, बाकी जो रिलीजन्स है उनको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जा रही। तो रिलीजन के बेसिस पे यहाँ पे जो स्वराजिस्ट होते हैं वो फिर से स्प्लिट हो जाते हैं, राइट। उसके बाद 1933 के अंदर क्या होता है, इंडिपेंडेंट कांग्रेस पार्टी की शुरुआत होती है। कब? 1933 में इंडिपेंडेंट कांग्रेस पार्टी की शुरुआत होती है। कौन करते हैं? मदन मोहन मालवीय एंड लाला लाजपत राय दोनों मिलकर इंडिपेंडेंट कांग्रेस पार्टी बनाते हैं, जिसको बाद में नाम दिया गया था कांग्रेस नेशनलिस्ट पार्टी का, राइट। फिर नेक्स्ट आता है साइमन कमीशन, राइट। अब जो साइमन कमीशन था ये इंडिया के अंदर कब आया था? ये इंडिया में आया था 1928 में इंडिया में आया था और बहुत धूमधाम से इंडिया वालों ने इसका स्वागत किया था। कंट्री वाइड जो था हड़ताल चली थी, ब्लैक फ्लैग डिमॉन्स्ट्रेशंस हुए थे, बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए थे जब साइमन कमीशन इंडिया आया था। इवन के साइमन्स गो बैक के नारे भी लगाए गए थे उस टाइम पे जब साइमन कमीशन 1928 में इंडिया में आया था। लेकिन यहाँ पे डेट 1927 की क्यों है? क्योंकि जो साइमन कमीशन अपॉइंट हुआ था वो 1927 में ही अपॉइंट किया गया था, राइट। 1927 के अंदर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो अपॉइंट करती है इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन। नाम क्या था इसका? इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन। अब ये जो इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन इन्होंने बनाया था, इसके चेयरमैन का नाम था साइमन, तो इसीलिए इसको साइमन कमीशन का नाम भी दिया गया था। अब ये साइमन कमीशन इंडिया आया क्यों था? ये इंडिया के अंदर आया था कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के लिए। क्यों आया था? कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के लिए इंडिया के अंदर ये आया था। 1919 के अंदर 1919 में मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स लेकर आए थे ब्रिटिशर्स। अब वो जो मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स लेकर आए थे, इन्होंने उस टाइम पे क्या डिसाइड किया था कि हर 10 साल बाद इसकी जो वर्किंग है, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स की जो वर्किंग है उसको रिव्यू किया जाएगा कि अच्छे से वर्क कर रही है या नहीं कर रही, और उसके अकॉर्डिंग आगे फिर इसमें रिफॉर्म्स किए जाएंगे, राइट। तो उन्हीं का जो मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स आए थे उन्हीं की वर्किंग को रिव्यू करने के लिए ये साइमन कमीशन इंडिया आया था, जिसको अपॉइंट किया गया था 1927 के अंदर। तो उसमें जो डायरकी सिस्टम ये लेकर आए थे वो प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा, उससे रिलेटेड ये साइमन कमीशन जो था अपॉइंट किया गया था। अब इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या था साइमन कमीशन का? इंडियंस इसको अपोज क्यों कर रहे थे? क्योंकि जो साइमन कमीशन अपॉइंट किया गया था, इसके जितने भी मेंबर्स थे वो सारे के सारे वाइट थे। साइमन कमीशन के जितने भी मेंबर्स थे वो वाइट मेंबर्स थे, इसके सारे के सारे मेंबर्स ब्रिटिशर्स थे, जिसकी वजह से जो इंडियंस थे वो जो इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे थे, इसको अपोज कर रहे थे साइमन कमीशन को, राइट। तो इंडियंस प्रोटेस्ट क्यों कर रहे थे साइमन कमीशन का? बिकॉज ऑफ द एक्सक्लूजन ऑफ इंडियंस फ्रॉम द कमीशन, क्योंकि इस कमीशन के अंदर एक भी इंडियन नहीं था, सारे के सारे ब्रिटिशर्स ही थे, तो इसीलिए इंडियन इसको जो था इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे थे। अब देखो, सारे के सारे ब्रिटिशर्स ही होंगे तो वो इंडिया के फेवर की बात क्यों करेंगे?
ऑब्वियसली वो अपने फायदे की बात करेंगे, तो इसीलिए साइमन कमीशन को लेकर बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए थे। अब 1927 के अंदर साइमन कमीशन को अपॉइंट किया गया और 1927 का जो कांग्रेस का सेशन था, इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी का जो सेशन था वो कहां पे हुआ था? वो हुआ था मद्रास के अंदर। 1927 का आईएनसी का जो मद्रास सेशन था उसको प्रिजाइड कौन कर रहे थे? प्रेसिडेंट थे डॉक्टर अंसारी। तो ये जो सेशन था इसी में ही इन्होंने ये डिसाइड कर लिया था कि हम साइमन कमीशन को बॉयकॉट करेंगे, राइट। तो उसके बाद अब पहले जो इनिशियली जो डिसीजन था वो किसका था? आईएनसी का था, इंडियन नेशनल कांग्रेस का था कि हम साइमन कमीशन को बॉयकॉट करने वाले हैं। लेकिन बाद में मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा जो थी उन्होंने भी कांग्रेस को सपोर्ट किया और साइमन कमीशन को अपोज करा, बॉयकॉट करा, राइट। फाइनली 3 फरवरी 1928 के अंदर साइमन कमीशन जो है वो इंडिया के अंदर आता है। तो इंडिया में हड़ताल शुरू हो जाती है, ब्लैक फ्लैग डिमॉन्स्ट्रेशंस होते हैं, बहुत ही पावरफुल प्रोटेस्ट शुरू कर देते हैं इंडियंस साइमन कमीशन को रोकने के लिए अंडर द स्लोगन साइमन गो बैक। लेकिन यहाँ पे इंडियंस प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो गवर्नमेंट भी उनको सुप्रेस कर रही है, बहुत ही ब्रूटली सुप्रेशन हो रहा है गवर्नमेंट की तरफ से भी जो इंडियंस प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इवन के जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे उन पे पुलिस अटैक्स भी हुए, लाठीचार्ज हुआ, जिसमें लाहौर में लाला लाजपत राय जो थे उनकी डेथ हो जाती है 17 नवंबर 1929 के अंदर, राइट। नेक्स्ट आती है नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट कब आई थी? 1928 के अंदर आई थी नेहरू रिपोर्ट। अब साइमन कमीशन इंडिया में आया। साइमन कमीशन के जो भी चैलेंजेस थे उन चैलेंजेस को मीट करने के लिए जो इंडिया के इंपॉर्टेंट लीडर्स थे या पार्टीज थी वो सारी इकट्ठी हुई। तो उन्होंने सोचा कि हम अपने कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के लिए खुद से हम कोई अल्टरनेटिव स्कीम लेकर आएंगे। और ये जो स्कीम लेकर आए थे वो किसका जो स्कीम आई थी तो उसके जो हेड थे वो थे मोतीलाल नेहरू। तो इसीलिए इसको नाम दिया गया नेहरू रिपोर्ट का, राइट। तो 1928 के अंदर जो नेहरू रिपोर्ट थी वो आई थी। अब जो नेहरू रिपोर्ट थी ये था क्या? ये इंडिया का पहला एक तरह का एफर्ट था जिसमें इन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के लिए काम करा था, राइट। इंडियंस ने खुद से ये जो एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क ड्राफ्ट किया था इंडिया के लिए। पहली बार ये ऐसा हुआ था कि इंडियंस ने अपने लिए खुद से कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क एक ड्राफ्ट करके ब्रिटिशर्स के सामने रख रहे हैं कि हमारी ये डिमांड्स है तो हमें ये डिमांड्स जो है इसको फुलफिल करना है, राइट। तो पूरे इंडिया के लिए ये जो ड्राफ्ट था ये तैयार किया गया था। इसमें सेंट्रल सब्जेक्ट्स भी थे, प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स भी थे, इवन के इसके अंदर फंडामेंटल राइट्स भी इंक्लूडेड थे जो नेहरू रिपोर्ट आई थी। लेकिन अब नेहरू रिपोर्ट जो थी उसमें भी बहुत सारे ड्रॉबैक्स थे जिसकी वजह से जो मुस्लिम लीग थी या हिंदू महासभा थी उसने जो नेहरू रिपोर्ट थी उसको रिजेक्ट कर दिया था। क्यों? अब देखो जो नेहरू रिपोर्ट आई थी उसमें एक तो इन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट की बात नहीं करी। सेकेंडली यहाँ पे ये डिमांड कर रहे हैं डोमिनियन स्टेटस की। जो नेहरू रिपोर्ट आई थी इसमें इनकी जो डिमांड थी वो थी डोमिनियन स्टेटस की, बल्कि हमें क्या चाहिए था? हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए थी, जिसकी वजह से मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा जो थी उन्होंने नेहरू रिपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया, राइट। इसके मेंबर्स के नाम यहाँ पे दे रखे हैं नेहरू रिपोर्ट के, हालांकि इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार आप पढ़ सकते हो जो इसके मेंबर्स हैं। आउटकम्स क्या निकले नेहरू रिपोर्ट के? नेहरू रिपोर्ट जो थी इसमें इन्होंने डिमांड करी थी रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की कि हमें सेंट्रल लेवल पे और प्रोविंशियल लेवल पे एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट चाहिए। लेकिन अगेन इन्होंने डोमिनियन स्टेटस की मांग करी थी, कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात नहीं करी थी, जिसकी वजह से इसको रिजेक्ट किया गया था। इन्होंने यूनिवर्सल सफरेज की बात करी, राइट टू वोट की बात करी, लेकिन एट द सेम टाइम इन्होंने सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरेट जो था उसको रिजेक्ट कर दिया। सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरेट को इन्होंने रिजेक्ट कर दिया। और यहाँ पे वो एरियाज जहाँ पे मुस्लिम माइनॉरिटी में है वहां पे इन्होंने मुस्लिम रिजर्वेशन की भी बात करी थी, सेंट्रल लेवल पे भी प्रोविंशियल लेवल पे भी, कि यहाँ पे मुस्लिम माइनॉरिटी में है वहां पे मुस्लिम रिजर्वेशन होनी चाहिए, राइट।
वुमेन के इक्वल राइट्स की रिकमेंडेशन इन्होंने दी। फ्रीडम टू फॉर्म यूनियंस, के हमें यूनियंस बनाने की भी फ्रीडम होनी चाहिए। और स्टेट में कोई भी रिलीजियस बेसिस पे स्टेट नहीं बननी चाहिए। डिस एसोसिएशन ऑफ स्टेट फ्रॉम द रिलीजन इन एनी फॉर्म, कि किसी भी हालात में ऐसे नहीं होना चाहिए कि रिलीजन के बेसिस पे आप एक पूरी की पूरी स्टेट बना रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये इसकी रिकमेंडेशन थी। और साथ ही साथ जो नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस है, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस की रीऑर्गेनाइजेशन की इन्होंने डिमांड करी थी। किस बेसिस पे? लिंग्विस्टिक बेसिस पे, ये लैंग्वेज के बेसिस पे नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस जो है उनको रीऑर्गेनाइज किया जाए। तो ये इनकी कुछ डिमांड्स थी नेहरू रिपोर्ट के अंदर, राइट? So that's all for today. Hope you like this video. Thank you. Bye bye and have a nice day.